बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम देखेंगे प्रोग्राम आप मेट्रो टाइम न्यूज़ से लाइव देख रहे हैं। मैं ताहिर महमूद हूँ। नाजरीन, आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे क्या आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन में कशीदगी बढ़ने वाली है, क्योंकि अपोजिशन अपने दांत तेज़ कर रही है और हुकूमत तो पहले ही अपने दांत तेज़ कर चुकी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं 2023 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी की ये कोशिश है कि ऐसा नैरेटिव और ऐसी परसेप्शन क्रिएट की जाए कि वोटर को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन नाजरीन, इस सब सिनेरियो में ये जो स्विंग वोटर होता है, जो एंड टाइम पे एंड मौके पे फैसला करता है, आखिरी लम्हात में अपने वोट का फैसला करता है कि वोट किसको देना है, वो सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि वो यकसर इलेक्शन के नताइज को तब्दील कर देता है। स्विंग वोटर, इस पर भी खसूसी तवज्जो दी जा रही है, और स्विंग वोटर का वोट ही फैसला कुन होता है। और हर जीतने वाली पार्टी की ये कोशिश होती है कि स्विंग वोटर को अट्रैक्ट किया जाए, अपनी तरफ माइल किया जाए। और इसी सिलसिले की नाजरीन एक कड़ी है, उस पर भी बात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने सरकारी मुलाजमीन की इनकी जो हाउस रेंट है उसमें 44% का इजाफा किया है, एक ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 22 तक। लेकिन नाजरीन, जो लो ग्रेड के मुलाजमीन हैं, ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 या ग्रेड 8 तक, उन मुलाजमीन की ये जो हाउस रेंट है उसमें तो कोई खातर ख्वाह इजाफा नहीं होगा। लेकिन जो पहले से ही मराहत ले रहे हैं, ये जो सरकारी मुलाजमीन हैं ग्रेड 16 से लेकर ग्रेड 22 तक, उनकी जो सैलरीज़ हैं उनमें काफ़ी हद तक इजाफा हो जाएगा। तो इससे ये जो ज़्यादा मुतासर है महंगाई से सरकारी मुलाजमीन, उनको कुछ खास फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इसी के साथ साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत की ज़रूरत नहीं समझ रही हुकूमत, यानी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत ना की जाए। इस मामले में लीडर ऑफ द अपोजिशन है मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनसे मुशावरत ना की जाए, क्योंकि नैब को वो मतलूब हैं। नैब में उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं और वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से चेयरमैन नैब जो है वो लगाना चाहते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में शामिल मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ। इमरान सोहेल साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सियासत पे गहरी निगाह रखते हैं। इबराज भट्ट साहब हैं, रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। और चौधरी फ़िरोज़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। मैं तीनों मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। इबराज भट्ट साहब, ये बताइएगा कि आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन में कशीदगी बढ़ने वाली है, क्या देख रहे हैं आप? कशीदगी की जहाँ तक बात हम करें तो कशीदगी जैसी कोई चीज़ नहीं हो सकती। पाकिस्तान जो है जमहूरियत का पैगाम जो है वो है 1947 से देख लें आप। हम लोगों ने जमहूरी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए कायदे आज़म का 14 नुकात का जो सिलसिला था और उसी की बेस पे हमने पाकिस्तान लिया। तो ये जमहूरी अंदाज से हमने पाकिस्तान लिया और आगे भी हम जमहूरी अंदाज से इसको लेकर चलना चाहते हैं। और हमारी जमात का तो एजेंडा ये है कि जमहूरियत को जो है वो फ़रोग़ दिया जाए और इसके अंदर जो है कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए। तो कशीदगी की तो बात यहाँ पे आती नहीं है। ये तो एक सियासत का हुस्न है कि डिफरेंट नज़रियात और डिफरेंट नैरेटिव्स आते हैं, लोग लेके आते हैं और जमातें लेके आती हैं। जो जब अगर फेयर इलेक्शन किए जाए तो फिर जो आवाम को पसंद आता है तो इंशाल्लाह ताला वो हुकूमत में आता है। भट्ट साहब, ये आपने कशीदगी के हवाले से कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसा कि देखा जा रहा है ईवीएम मशीन को लेके, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेके, या आप सिर्फ एक ही ये मौजू देख लें, हुकूमत और अपोजिशन किसी एक पेज पे आ ही नहीं रहे। तो ये इनका ये जो आपस का रवैया है, ये किसी कशीदगी की तरफ ही इशारा कर रहा है कि वो इनको कह रहे हैं कि इलेक्शन इस्लाहात करें, हमारे साथ बैठें, और ये अपोजिशन वाले तैयार ही नहीं है इस काम के लिए। किसने आपको कहा कि ये लोग तैयार नहीं है? देखिए, जब भी कोई इलेक्शन किया जाता है उसका एक पूरा डेकोरम सेट किया जाता है। जैसे हमारे दौर में जब इलेक्शन किया गया था तो ये आरटीएस और इस बारे में बात की गई थी, लेकिन ऐन वक्त पे इनका आरटीएस डाउन हो गया था। इन चीज़ों को जो है, इन चीज़ों के ऊपर एतराज़ है अपोजिशन को, और अपोजिशन चाहती है कि ये चीज़ें जो है उनको दुरुस्त किया जाए और इसका एक बाकायदा लाएमल तैयार किया जाए। तो मेरा ख्याल है ये तो बिल्कुल फेयर बात है। जी, ठीक हो गया। चौधरी फ़िरोज़ साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी सर, मैं समझ रहा हूँ। चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं? हुकूमत और अपोजिशन में कोई कशीदगी की कोई ऐसी फिजा जो है वो आपको होती हुई नज़र आ रही है? सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने जी जी सबसे पहले सर आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया है। तो सबसे पहले मैं अपना जो आपने सवाल किया है कि हुकूमत और अपोजिशन में जो आने वाले दिनों में
कल की है वो कम होगी या ज्यादा होगी। जी जी इस पे हुकूमत का सर पहले दिन से जब हमारी गवर्नमेंट बनी थी तब से हमारा इनिशिएटिव था, हमने ऐलान किया था कि हम अपोजिशन से बैठ के बात करने में राजी हैं, लेकिन हम एनआरओ नहीं देंगे, ना करप्शन से, ना कोई ना इंसाफी पे, या जो इन्होंने गपले मारे हैं उन पे कोई समझौता नहीं करेंगे। मुल्क की बका और सलामती पर हम उनके साथ बैठने को तैयार थे, कल भी तैयार थे और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार हैं। लेकिन अपोजिशन को जहाँ तक देखा जाए ये हमारे साथ बैठने में राजी नहीं है गवर्नमेंट के साथ। कोविड आया, कोविड में भी हमारी गवर्नमेंट ने इनसे अपील की अपोजिशन वालों से कि आप हमारे साथ आए, बैठे, बैठ के हम फैसले करते हैं मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए। मुश्किल घड़ी आई है कि हम अच्छे फैसले करके अपने मुल्क को इससे जो है जो वबा आई है इससे बाहर निकाल सकें। लेकिन अपोजिशन ने वहाँ फिर अपनी सियासी दुकानें चमकाने के लिए हमारे आगे अपने वो जो होते हैं वो रख दिए थे। लेकिन अब जो इन दिनों में जो इनकी तलखी चल रही है अपोजिशन की और गवर्नमेंट की जी वो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, जी जिसपे आप देख आपको इल्म होगा कि इलेक्शन कमीशन भी हमारे खिलाफ हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने इस वक्त अपना अपोजिशन का माउथ पीस बनी हुई है। फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था बिल्कुल उन्होंने राइट कहा था। इलेक्शन कमीशन को कोई हक नहीं है कि वो किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करें। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ ये काम है कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं। और मेरा आपसे सवाल है और आप अपना जो नून लीग के अहदेदारान है अपोजिशन से सवाल है मेरा कि आज तक जो भी इलेक्शन हुए हैं जो पार्टी जीती है वो कहती है कि इलेक्शन साफ और शफाफ हुए हैं, और जो पार्टी हार जाती है वो कहती है धांधली हुई है। जिमनी हम दूर नहीं जाते, ये जो जिमनी इलेक्शन हुए हैं 75 में, PPA 38 में, सियालकोट में और कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं PTI को वहाँ कामयाबी हुई है, तो PTI वाले कह रहे हैं साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है, और नून लीग वालों को शिकस्त हुई है। वहाँ पे इनका जो अपना किला समझा जाता है PPA 30, वहाँ पर इनको इबरतनाक शिकस्त हुई है। एक नौजवान हमारे एस बरियार ने इनको शिकस्त दी है। तो ये इलेक्शन हारने के बाद ये इन्होंने शोर मचाया हुआ कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। चले हम तस्लीम कर लेते हैं धांधली हुई है। धांधली इसी पे हुई है ना, ये जो ठप्पे लगा के वोट होते हैं इलेक्शन वाले दिन। तो हम यही कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। पूरी दुनिया में देखा जाए तो सारों में यही निज़ाम है, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है सब में यही निज़ाम है। तो क्यों ये अगर समझते हैं कि इलेक्शनों में धांधली होती है तो फिर ये आए हमारे साथ बैठ के बातचीत कर लें, मुज़ाकरात कर लें। तो ये EVM जो है ये अगले इलेक्शन 2023 में इंशाल्लाह आ जाएगी। लेकिन ये तो बैठने उस पर बात करने पे भी रजामंद नहीं है ये। जी जोर साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया, ये अपोजिशन रजामंद नहीं है बैठ के बात करने के लिए। इमरान सुहेल साहब ये फरमाइएगा, क्या आने वाले दिनों में हुकूमत और अपोजिशन में कशीदगी आप देख रहे हैं, कोई बढ़ने के चांसेस हैं? देखिए सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। कशीदगी जी मुझे लगता है कि वो हुकूमत हो, ये अपोजिशन हो, माजी की अपोजिशन हो, कशीदगी जब अपना मकसद हासिल करने की बात आती है, जब इदारों की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप स्ट्रेटजी इस तरह की बनानी शुरू कर देते हैं जिस तरह की इन दिनों में हो रहा है कि नून लीग ने एक बात की है कि वो जो अपनी तंजीम साजी है उसे असर नौ करने जा रहे हैं। और वो बाकायदा तौर पर जो गैप आ गया था, मरियम कहते तो नहीं है वो, लेकिन जो मरियम ने जो 2 साल 2.5 साल एक कैप्चर किया पार्टी को, और कुछ उन लोगों को जिन लोगों को शहबाज शरीफ साहब दूर रखना चाहते हैं पार्टी से, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं लाना चाहते सामने, उनको खासा उन्होंने दूर रखा हुआ था, उनको पीछे करके, क्योंकि मरियम ने अपनी जो अचीवमेंट्स करना चाह रही थी वो उनसे नहीं अचीव हुआ। उन्होंने जब से कश्मीर का इलेक्शन हारा है उसके बाद से उन्हें कोविड हुआ, कोविड होने के बाद वो अब आराम फरमाया उन्होंने। अब वो इक्का दुक्का जब उन्होंने कहीं कोर्ट में पेश होना होता है या किसी ऐसे केस में जाना होता है, वहां से निकलते हुए वो मीडिया से बात करती हैं, अदरवाइज नहीं करती। तो अब क्योंकि अब सबको पता है कि अब शहबाज शरीफ साहब की बारी है, पहली बारी मरियम की थी, अब शहबाज शरीफ साहब की बारी है, तो अब शहबाज शरीफ साहब के ही बंदे उनके साथ साथ आपको दिखाई दे रहे होंगे। कहाँ गए वो सब लोग जो उस वक्त शाहिद खाकान अब्बासी साहब की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो उनके और सीनियर रहनुमा थे उनकी भी बात कर लेते हैं, वो अब नजर नहीं आते। अब कौन नजर आ रहा है? साद रफीक नजर आ रहे हैं, वो फ्रंट पर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह पीछे हो गए थे थोड़ा, वो अब आगे आ गए। एहसन इकबाल पहले भी थे साथ, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा आगे। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि नायब की हिरासत में रहे, फिर उसके बाद जेल में चले गए, अब वो वापस आए हैं, वो आगे नजर आ रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो कि एक ग्रुप था शहबाज शरीफ साहब का।
अब ये सारे लोग आगे आ रहे हैं, ये शो मफाहमती ग्रुप जी, मफाहमती अब ग्रुप। ये शो करना चाह रहे हैं कि शायद पार्टी को जो नुकसान हुआ पिछले 2.5 सालों में, जी तंजीम साजी क्यों कर रहे हैं? आपकी तो पार्टी माशाल्लाह बड़ी प्रोफेशनल थी, आपको तो तंजीम साजी की जरूरत ही नहीं थी, आप तो बहुत प्रोफेशनल जमात थे, इतने इलेक्शन आपने जीते, तो फिर तंजीम साजी किस बात की? जी आपने वो तंजीम साजी करनी है जिन लोगों को मरियम हर जगह पर आगे लेकर आई और आप समझते थे कि वहां से नुकसान हुआ। अब उन सब लोगों को मियां साहब जो हैं वो मियां शहबाज शरीफ पीछे कर रहे हैं और वो लोग जो मियां साहब के दौर में आगे थे उन्हें आगे करके तंजीम साजी के नाम पर आगे लेके आ रहे हैं और ये प्रेशर डेवलप कर रहे हैं कि हम एक्टिव हो गए। हाँ, एक्टिव तो हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, जी लेकिन इससे इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा कि प्रेशर डेवलप कर रहे हैं। वो प्रेशर उसी तरह डेवलप कर रहे हैं जिस तरह से पीपल्स पार्टी प्रेशर डेवलप करती थी कि जब भी उन्हें अपने केसेस को दबाना होता था तो बिलावल एक्टिव हो जाते थे, जरदारी साहब एक्टिव हो जाते थे, बहुत सारे लोगों से मुलाकात करते थे। अब जो मियां साहब हैं उन्होंने भी वही स्ट्रेटेजी अपनाई है कि उनके भी नाम में केसेस हैं और वही वो काम कर रहे हैं कि वो प्रेशर डेवलप कर रहे हैं कि हम एक इस तरह का माहौल बना रहे हैं कि हम एक बड़ी एहतजाजी तहरीक या जलसों की तहरीक तो मैं नहीं कहूंगा, हाँ इंतखाबी अमल को जो शुरू करने जा रहे हैं, हम ये कहेंगे कि वो अब जो आने वाला इलेक्शन है उसकी मुहिम को जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। शायद उस सिलसिले में तमाम जिलों में मुलाकातें हो रही हो कि भाई आपके इससे ये जलसे हैं, आपके इससे इस महीने में जलसे हैं, आपने इन जलसों को कंडक्ट करना है, आपने फंड यहाँ से देना है, इसने ये फंड देना है, ये मामला इसको कह सकते हैं तंजीम साजी। इमरान साहब, ये एक चीज़ की समझ नहीं आती, ये जो इलेक्शन कमीशन ने 37 के करीब एतराज़ात लगाए हैं ईवीएम पे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे, और उसको मुस्तरद कर दिया है। अगर ये नाफिजुल अमल हो जाती इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहना था ये जो बिल्कुल ठीक फैसला हुआ है और अपोजिशन ने कहना था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हुकूमत के साथ मिली हुई है। देखें, आज फर्ज करें मेरे पास ये फ़ोन है, इसकी कीमत 50,000 के करीब है जी। आज से 10 साल पहले जो मेरे पास फ़ोन होता था उसकी कीमत होती थी 2,000 रुपये। टेक्नोलॉजी आई, मुझे व्हाट्सएप पे भी बात करनी है, मुझे दीगर जो सोशल मीडिया सोर्सेज हैं उन पे भी बात करनी है जी। तो ऑब्वियसली मैं एक अच्छी चीज़ खरीदूंगा ताकि मैं प्रोटेक्ट रहूँ, दुनिया से आगाह रहूँ और जल्द से जल्द राब्ते के लिए। पहले तो टेलीफोन पे बात हो जाती थी, अब तो वीडियो कॉल पे बात होती है ना, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, हर प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो कॉल कर सकते हैं। क्या है कि आपके पास प्रूफ है। अच्छा, क्यों कर हम 70 साल पुराने उसी निजाम के ऊपर के ठप्पा लगाया, बैलेट बॉक्स में डाला, बैलेट बॉक्स को उठा के ले गया, पता चला जी वो वोट उसने ठप्पे लगा के डाल दिए, आप उन चीजों से बाहर क्यों नहीं आते? हम बहसियत एक आम शहरी बात कर रहा हूँ, मुझे इलेक्शन कमीशन के ऊपर इतराज करने का हक तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी ये ख्वाहिश का इजहार कर सकता हूँ कि इलेक्शन कमीशन इस्लाहात करे हुकूमत के साथ मिलकर। और हाँ, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के, पार्टी मिला के नहीं, उनके साथ मिलके बैठ के, अगर आप अफगानिस्तान में अमन के लिए यूरोपियन ममालिक को राजी कर सकते हैं ना कि आके अमन मुआहदा करें और एक आसान हल निकालें, इतने लोगों की हलाकत के बाद हजारों लाखों लोग हलाक हुए, तो इलेक्शन कमीशन तो आपके अपने घर का है। जाएं, आप एक कमेटी बनाएं 7, 8, 10 लोगों की, उनके साथ एक बैठ के बात करें कि हम ये करना चाहते हैं, आए दोनों मिलकर करते हैं। ये क्यों सेहरा लेने जा रहे हैं पॉलिटिकली कि ये हमने किया? भाई दुनिया को नजर आ रहा है कि किसने किया है। आपको ठप्पा लगवाने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये मैं कराया सी, नो, दुनिया देख रही है। और जो आपने बात की कि शुरू में आपने अपने इब्तिदा में भी कहा और कि जो खामोश जो तो स्विंग वोटर की आपने बात की, उसकी तरफ आते हैं इमरान साहब, उसकी तरफ आते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। मैं इब्राज भट्ट साहब, ये फरमाइएगा, आपको क्या लगता है ये इलेक्शन की तैयारी हो रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, ये जलसे जुलूस और ये सारा कुछ जो हो रहा है ये 2023 के इलेक्शन की तैयारी है, क्या देख रहे हैं आप इसको? पहली दफा तो नहीं मेरा ख्याल देखें, जब भी इलेक्शन आते हैं तो हर जमात जो है, चाहे वो हुकूमत की हो या भट्ट साहब, इलेक्शन अभी 2 साल पड़े हुए हैं, इलेक्शन में 2 साल रहते हैं अभी। सर 1.5 साल रहता है, 2 साल तो मेरा नहीं ख्याल रहता है। आप 2022 के आखिर में इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं ना, इब्राज भट्ट साहब ये चाह रहे हैं? नहीं, हम तो 2 भाईजान, हम तो चाहते हैं कि ये अपना पूरा टेन्योर पूरा है, नहीं तो जो इनकी प्रोग्रेस है, जो इन्होंने वो भी भाई हमारे पीटीआई वाले बात कर रहे थे कि हमने जो है हम लोग चाह रहे थे कि ये लोग एक पेज पे आए, ये बैठे, और शहबाज शरीफ साहब जो है वो नहीं मान रहे थे, और जैसे कि स्टूडियो में बैठे हमारे भाई बात कर रहे थे कि ये जो है अजम्पशन बेसिस बातें कर रहे थे, तो अजम्पशन जो है वो सियासत में नहीं चलती। सर अजम्पशंस ही होती हैं, आप अजम्पशंस पे बात करते हैं। आप, मैं कोई अगले कुल तो हूँ नहीं कि मैं कह दूं जी कल मैंने कुछ चीज लिख के रख दी है, हर आप भी अजम्पशन पे बात कर रहे हैं, आपको पता है कि कल क्या होना है?
साइड, मैं जंक्शन पे, अच्छा आप मुझे बताइएगा, मैं जहाँ पे जंक्शन पे बात कर रहा हूँ, अगर मैं फैक्स पे बात नहीं करूँ तो आप मुझे उधर ही पकड़ लीजिए। जी 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 हो फरमाइए गया। भट्ट साहब, फरमाइए। ये जो है भाई ये हमारा कह रहा था पीटीआई वाला कि जी वो साथ बैठ के जो है वो आप देखें अभी कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए तो उसके अंदर ये लोग हार गए, ये हो गया वो हो गया। जी। मुझे सिर्फ एक बात नहीं समझ आती, पहले हम माजी से शुरू करते हैं। माजी में आरटीए सिस्टम जो था जिसके ऊपर आज हम बात कर रहे हैं, मशीन के ऊपर बात कर रहे हैं, वो डाउन हो गया। अगर हम उसके लिए बात नहीं, वो करते ये हैं सिस्टम नहीं था, माजद के साथ, माजद के साथ आप अपने कहा था ना, जहाँ कहेंगे वो ये सिस्टम ही नहीं था। आने वाला सिस्टम जो आ रहा है वो ये नहीं था। वो सिस्टम नहीं था जी, नहीं था। जो आ रहा है वो अपग्रेडेड सिस्टम है ना। अपग्रेडेड नहीं है वो, न्यू नॉट अपग्रेडेड, वो पूरे का पूरा नया है, वो सिस्टम ही अलग है। पूरे का अच्छा, और भट्ट साहब 5 साल से जो कहते सिस्टम है, बोल ये लेना जुबला के जरा, इलेक्शंस में राज ये भट्ट साहब की इस्तेमाल पूरी हो रहा बात है। सुन लेना जी भट्ट। आप बात करने देंगे या हाँ जी, आप करें, आपने कहा था जहाँ कोई बात होगी मैं आपको बता दूं, आप बात कंटिन्यू करें। जी इमरान साहब उन्हें कंप्लीट जी, करने जी। दें। जी भट्ट साहब फरमाइएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि भाई जो है हमारे ये फरमा रहे थे कि ये इलेक्शन जो है उस जी नाज़रीन, मेरा ख्याल है कि हमारी लाइन ड्रॉप हो गई है। इब्राज भट्ट साहब, चौधरी फिरोज साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी चौधरी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है सर। अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, ये आपकी जो जमात है, हुक्मरान जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो भी इसमें पेश है, जिसकी एक कड़ी ये है, ये जो सामने आई है अभी, कि 3 साल बाद इनको याद आया कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहों में या उनके जो अलाउंसेस हैं, हाउस रेंट का जो अलाउंस है उसमें इजाफा करना चाहिए। तो 44% इजाफा कर दिया गया, लेकिन ये नहीं देखा गया कि ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें ही इतनी इस कदर महदूद होती हैं, उनमें तो बहुत कम इजाफा होगा। लेकिन जो आला अफसर शाही है उनकी तनख्वाहों में तो लाखों के हिसाब से इजाफा हो जाएगा। तो ये इसमें थोड़ा सा फ़र्क नहीं होना चाहिए था? जी बिल्कुल सर, इसमें फर्क होना चाहिए था। सबसे पहले तो आपने जैसा कि फरमाया कि इलेक्शन की तैयारियां पीटीआई, नून लीग और दीगर अपोजिशन की जमातें भी इस वक्त इलेक्शन की तैयारियां जारी हैं। जी इसमें कोई शक नहीं जनाब, हमारी गवर्नमेंट जो हमारी पार्टी है पीटीआई, वो भी इलेक्शन की तैयारियां जारी है। जी जी लेकिन आपने सवाल जो किया है कि पहले 3 साल आपको मतलब ये जो तनख्वाहों में इजाफा किया गया, पहले 3 साल में नहीं ये नजर आया। पहले जब हमारी गवर्नमेंट आई है, अपना लीडर हमारा इमरान खान जब इक़्तिदार में आया, हमारी पार्टी इक़्तिदार में आई है, जी जी तो जब जायजा लिया गया पूरे मुल्क के जितने भी सरकारी इदारे थे सब में बेड़ा गर्क किया है, कौमी खजाना हमारा बिल्कुल खाली, लूट के ये लोग चोर करप्शन करके भाग गए थे। उसको सेटल करने में काफी टाइम लगा, ठीक है, काफी मुश्किलात भी आई हैं, अब भी मुश्किलात हैं हमारे पूरे मुल्क में, पूरी अवाम को मुश्किलात इस वक्त पेश आ रही हैं। उसके बाद जी अपना कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया पे तबाही मचाई है, ठीक है, उस पर पीटीआई और हमारी गवर्नमेंट भी उस पर सबसे पहले फोकस रहा था कि किसी तरीके से हम अपने मुल्क को, अपनी आवाम को, उनका रोजगार भी बचाया जाए और उनको इस मरूजी वबा से भी बचाया जाए। उस पर हमारी गवर्नमेंट ने दिन रात मेहनत की है। खास तौर पे एनसीओसी को जो हेड कर रहे थे असद उमर साहब, उन्होंने दिन रात मेहनत करके हमें और पूरी पाकिस्तानी कौम को इस मुश्किल वबा से बचाया है। अल्लाह का शुक्र हमें अदा करना चाहिए। और जैसा कि अपना गवर्नमेंट सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया गया, बहुत अच्छा स्टेप है, गवर्नमेंट को हमें इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह निचले तबके को इंशाल्लाह हमारा लीडर, हमारी पार्टी इंशाल्लाह ऊपर लेके आएगी। और जैसा ये अपना नून लीग के अपना भाई फरमा रहे थे कि अब मरियम नवाज थोड़ा बैकफुट पे गई है, अरेस्ट कर रही हैं और शहबाज शरीफ साहब आगे आए हैं। और मैंने मेरे साहब ने नहीं फरमाया था, वो मैंने फरमाया था, वो इब्राज भट्ट साहब की तो लाइन कट गई थी, दोबारा से आ गए हमारे साथ। अच्छा, इन्होंने फरमाया था कि ख्वाजा साहब आगे आ गए हैं, साउद रफीक साहब आगे आ गए हैं, शायद खकान बासी साहब पीछे चले गए। ये रेस्ट नहीं, इनके पीछे कौन सा रेस्ट है, ये कौन सा रेस्ट कर रहे हैं? ये सिर्फ इनको शिकस्त हुई है आजाद कश्मीर के इंतखाबात में, इनको शिकस्त हुई है। उस पर शहबाज शरीफ जो पार्टी के सदर है, उन्होंने स्टेप लिया, उन्होंने आगे आने का फैसला किया है, ठीक है। और हर पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी है फराज साहब, हर पार्टी जो है वो अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाती है, ठीक है। उनकी पार्टी ने ये समझा कि पहले मरियम जो थी वो लीड करें, लेकिन अब उन्होंने समझा कि नहीं, हमें स्ट्रेटेजी चेंज करनी चाहिए, तो वो उनकी सवाबदीद है, हम या आप कुछ नहीं कर सकते उसमें।
नहीं, हम तो कुछ नहीं कर सकते, इनकी अपनी पार्टी है, लेकिन इनको आवाज उठानी चाहिए ना। इनको पहले पूछे इनका लीडर कौन है, बेसिकली इनका लीडर कौन है, किसके पीछे ये खड़े हुए हैं। हम्म। नवाज शरीफ के पीछे करे हैं, मरियम नवाज के पीछे करे हैं, शहबाज शरीफ के पीछे करे हैं, या हमजा शहबाज वो के तो पीछे करे ब्राज चौधरी साहब साहब बताएंगे। हैं। चौधरी हम तो साहब देखे ना, हम सिर्फ इमरान खान के पीछे करे हैं ना, हम किसी के रिश्तेदार के पीछे किसी के नहीं खड़े हुए, हम सिर्फ इमरान खान के पीछे खड़े हुए हैं। चौधरी साहब मैंने आपसे और ये इनसे पूछा था, पूछने टाइम ये नहीं है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से मैंने आपसे पूछा था, इनकी सैलरीज जो हैं उनके हाउस रेंट बढ़ाया गया 44%। उन्होंने तो कहा दी मैंने अच्छी ये बात है। क्वेश्चन किया था कि ये ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक जो छोटे यानी कि लो ग्रेड के जो मुलाजमीन हैं उनके साथ ये ज्यादती नहीं है? देखिए, हमें गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए इस पे, जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें लेकिन बढ़ाई गई थोड़ा है। और फर्क तो जैसा कि रखना आपने चाहिए कहा था ना, कि ये जो अफसर शाही है जिनकी लाखों के हिसाब से सैलरी है जी, उनकी तनख्वाहें जो हैं वो और बढ़ जाएंगी। तो ये जो ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक ये जो लोअर ग्रेड के मुलाजमीन हैं इनकी तनख्वाहों में तो बिल्कुल मामूली सा इजाफा होगा। उनकी तनख्वाहें बिल्कुल कम है, इस बात को हमें तस्लीम करना चाहिए। वो हमारे मुल्क का असासा है, हमारे मुल्क के निचले तबके से बिलोंग करते हैं, और उनको ये लिए एक खुशैम बात है। बेशक अभी गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह और हमें खुशखबरी मिलेगी सरकारी जी मुलाजमीन जी को, और दीगर जी जो हमारी जी चौधरी साहब इंतला खुशखबरी जी मिलेगी। आपका मौकफ आ गया जी, बिल्कुल हो सकता है आने वाले दिनों में हमें कोई ब्राज भट्ट खुशखबरी साहब से मैं मिले। चाह रहा हूँ जो पहले वो कॉल कट गई थी वो बात हो जाए जरा थोड़ी सी। इब्राज भट्ट साहब ये फरमाइएगा, ये आप क्या फरमा रहे थे जब कॉल कट गई थी? वजन में ये आपको कह रहा था कि जितनी भी बातें भाई ने की वो सारी थी अजम्पशन बेस्ड। जी 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 जी। आप अजम्पशन के ऊपर ये कोई आगे आ गया कोई पीछे चला गया, इसका तो कोई मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये होता है इस तरह या ना इस तरह की मतलब कोई बात है हमारी जमात में। हम लोग एक तरह ही चल रहे हैं, हमारा कायदा नवाज शरीफ और हम उसके पीछे ही खड़े हैं। अलबत्ता पीटीआई को अगर देखा जाए तो पीटीआई के अंदर अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप है, और ये आपस में फिर लड़ाइयाँ झगड़े इनके, वो तो सारे मीडिया को भी पता है, आप लोगों को भी पता है, आप लोग इस चीज को कवर करते रहे। जी जी। तो हमारा तो कोई इस तरह की चीज नहीं है। अगर इनको कोई चीज नजर आती है, कोई फैक्ट है, किसी ने कोई इस तरह का बयान दिया है, तो वो आप हमारे सामने लेके आए, हम फिर उस पर बात कर लेंगे। अगर नहीं है तो मेरा नहीं ख्याल हमें असम्पशन करा के मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो आवाम को देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इससे जो है काफी जो है मामला खराब होते हैं। और जहाँ तक रही बात ये इजाफे की सैलरीज के अंदर, मैं बिल्कुल जो ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 7 तक की या 12 तक के जो हमारे सर सरकारी मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहों की बेसिक भी बढ़ानी चाहिए थी इनको। और उसके बाद क्योंकि पहले तो ये लोग क्या कहते हैं उनके साथ कुछ करते रहे, जितनी हड़तालें इनके दौर के अंदर हुई है, पेन ड्रॉप हड़ताल और पता नहीं क्या, सीनियर अफसरान ने भी जो हड़तालें की हैं इनके दौर में, इस तरह की हड़तालें तो हमने माजी में कहीं नहीं देखी। तो बिल्कुल ये बात गलत है। और हुकूमत ने अभी तक इतनी कारकर्दगी आप इनकी देख लें, इन्होंने मतलब इनकी कारकर्दगी में ये है कि इन्फ्लेशन हर साल जो है वो 1 से 2% इंक्रीज करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट 1 से 2% इंक्रीज करती है, और बातें इनकी सुन लें आप इस तरह जैसे इन्होंने कश्मीर फतह कर लेना है। तरीका के बाहर इन्होंने एक घड़ी लगा दी हुई है, उसके ऊपर वो टाइम आ रहा होता है जी इतनी देर से उधर कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन ठीक है। अब अमली तौर पे इन्होंने कोई काम नहीं किया। अमली तौर पे कोई काम नहीं प्रॉक्सी किया। वॉर, जी प्रॉक्सी वार हमारी स्टार्ट हो चुकी हुई है जब से तालिबान ने अफगानिस्तान में कंट्रोल संभाला है, लेकिन उसको भी काउंटर नहीं किया जा रहा। इमरान खान साहब पर जाके आराम से कुर्सी पे बरजमान हो गए हैं, जैसे गुलजार साहब है, वो जिस चीज का नोटिस लेते हैं हमारे खान साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज के अंदर और सत्यानाश होता है। मैं आपको कुछ फिगर्स बता देता हूँ, जी मुझे सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, जी मैं जरूर उसको रिकन्फर्म बस एक बार कर रहा हूँ। इस जी। वक्त हमारा डॉलर का जो रेट चल रहा है वो 164 से 170 के दरमियान में चल रहा है। ठीक है। पेट्रोल जो है 120 रुपए लीटर हो चुका हुआ है। लोन जो है पूरी हिस्ट्री में हाईएस्ट है इस वक्त 45,000 बिलियन। एलएनजी का रेट जो है $20 है। इलेक्ट्रिसिटी 22 रुपए पर यूनिट हो चुकी है, जो कि एक दौर में हमारे दौर में ऑफ पीक जो चार्जेस थे वो 22 रुपए थे, ठीक है। और वो जो भी 300-400 यूनिट से ऊपर जो इनका सिनेरियो होता है वापडा वालों का, तो उसके बाद जी इस वक्त 61 रुपए का आपको गंदा आटा मिलता है सही किलो, जो मतलब कि गरीब आदमी किधर जाए इनके दौर में, मुझे ये नहीं समझ आती। ये तो फिरौन से भी ज्यादा जालिम लोग मेरा ख्याल है हुकूमत में आ चुके हैं। और हम बात कर रहे हैं इलेक्शनों की, तो इन चीजों की बेस के ऊपर ही जो है इलेक्शन जो है वो जीते जाते हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो आपकी ज्यादा कामयाब जवान इन्होंने जो हम प्रोग्राम माजी की हुकूमतों ने इंट्रोड्यूस कराए थे, उनके नाम बदल के इन्होंने प्रोग्राम जो है जारी कर दी, लेकिन उस पर अमली तौर पे कोई जो है वो चीज सामने नहीं आई।
शुगर का इस वक्त जो रेट चल रहा है वो 106 रुपए जो है वो चल रहा है, और वो मार्केट में शॉर्ट है। आप मार्केट में लेने जाएं, किलो से ज्यादा आपको वो देंगे नहीं, और आपको अगले दिन फिर जाना पड़ेगा वो लेने के लिए। ये इस वक्त इस मुल्क के हालात हैं। जब कोविड की जब हम बात कर लें, जब कोविड इधर पहले आया था पाकिस्तान में, तो सब ने, जिस असद उमर साहब का इन्होंने जिक्र किया, जिस NCOC का इन्होंने जिक्र किया, उनको ये सजेशन दी गई थी, और उसमें सारी जमातों के लोग जो है वो शामिल थे। NCOC के अभी भी वो लोग पार्ट हैं। उन लोगों ने सबने कहा था कि एक बार हम मुकम्मल लॉकडाउन कर दें। डॉक्टर्स ने बाहर आके कहा था, फ्रंट लाइन वालों ने बाहर आके कहा था कि जी आप मुकम्मल लॉकडाउन कर दें ताकि ये कंट्रोल हो जाए। लेकिन खान साहब ने कहा हम स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। स्मार्ट लॉकडाउन भी क्या है, आप बाहर जाके देख लें, उसकी भी कोई बालादस्ती नहीं है, हर चीज आपको खुली मिलेगी, किसी चीज में इनका कोई कंट्रोल नहीं है। जितने पुलिस की इन्होंने कहा जी पुलिस को हम पॉलिटिसाइज कर देंगे, आप बाहर जाए और आप जाके देख लें, आए दिन आपके टीवी आप लोग कवर कर रहे होते हैं वो मामला सारे, जना के केसेस बढ़ गए, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई, पुलिस ने ज्यादती कर दी किसी साहिल के साथ ही, मतलब इस तरह के कई केसेस आ रहे हैं। और उसके अंदर अगर किसी एक इनकी जो है पार्टी का बंदा भी चला जाए थाने के अंदर और जाके कह दे जी ये काम आपने नहीं करना, तो किसी की मजाल है कि वो काम हो जाए। अवाम तो इस वक्त बिल्कुल ही मतलब जो है रो रही है। आप सर्वे कर लें, मैं आपको गैलप का सर्वे बता के सर्वे के हिसाब से ये वाहिद ऐसी जमात है जिसकी मतलब कि 20% से भी ज्यादा इनकी वो गिरी है पॉपुलैरिटी, वरना अमूमन हुकूमत जब भी गैलप का सर्वे में तो ये नहीं है बार साहब। गैलप के सर्वे में जो लास्ट रिपोर्ट आई है उसमें, जिसकी आप भी माजी में बड़ी, जब आपकी हुकूमत थी तो बड़ा उनकी मिसालें देते थे, उसमें तो 49% जो है वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और 48% पे जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। तो आप 30% किस सर्वे की रिपोर्ट का बता रहे हैं? इनकी जो प्रीवियस रिपोर्ट के साथ मैं प्रीवियस मैं एक 15 दिन पहले की रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो गैलप सर्वे से आई है। जी मैं वही आपको कह रहा हूँ, इनकी इससे जो पहले रिपोर्ट थी उसके साथ आप करें। मैं तो रिसेंट, मैं तो पिछले की बात नहीं अब की बात, पॉपुलैरिटी गिरती है, लेकिन गैलप सर्वे के हिसाब से तो बढ़ी है सर। वही मैं आपको बता रहा हूँ, गैलप सर्वे के हिसाब से इनकी गिरी है और गिरी है। नहीं, अगर आपके पास अगर अभी आपने कोई मोबाइल या कोई सिस्टम पकड़ा हुआ तो अभी पकड़े, खोले तो गैलप का सर्वे आपको पता लग जाएगा। सर मैं गैलप का सर्वे मेरे सामने पड़ा है, मैं वही कंपेयर करके मेरा भाई आपको गलत पड़ा फिर। चलें बट साहब, गैलप सर्वे पे बात नहीं हो रही हमारी, हम तो ये डिस्कस कर रहे थे कि ये सरकारी मुलाजमीन की ये जो हाउस रेंट में इजाफा किया है 44%, ये ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक या 12 तक ये जो लोअर ग्रेड के मुलाजमीन हैं इनकी बेसिक सैलरीज में भी इजाफा करना चाहिए था। इमरान साहब आपका क्या कहना है? नंबर शेयर करें, मैं आपको वो सर्वे की दोनों कॉपियां आपको व्हाट्सएप जी बट साहब मैं पहले तो सरकारी मुलाजमीन के ऊपर बात कर लेता हूँ। देखिए जी, जो भी हुकूमत वक्त आती है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे तो पहले लोगों को रोजगार देना। ठीक है, अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें बाकायदा तौर पर नाकाम, लोगों को नौकरियां नहीं दी। और दूसरी अगर तनख्वाहें बढ़ाने की बात की जाए तो तनख्वाहें आप बढ़ाने की बात कर रहे हैं, लोगों की इतनी तनख्वाह नहीं है कि लोग अपने घर का गुजारा कर सकें जी। लोगों के पास इतनी सख्त नहीं है। अगर हुकूमत इस तरफ सोचती कि हाँ सैलरीज का जो पे रोल है, वो जो सैलरी की जो सैलरी होनी चाहिए लोगों की, वो इतनी होनी चाहिए कि कम से कम लोगों का घर चल सके। कोविड के अंदर आपने 12,000 रुपये एक शख्स को दिया, एक खानदान को दिया, लेकिन क्या उस 12,000 रुपये में आप कुछ कर सकते हैं? हाँ, घर का गुजारा तो जरूर हो सकता है, एक राशन आ सकता है 12,000 रुपये में, 10-12,000 एक मिडिल क्लास घर का, लेकिन उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें बीमारी है, उसमें 100 आपको आना जाना कहीं पड़ता है, आपके बहुत सारे मामलात हैं, आपके बच्चों की ज़रूरियात है, आपकी बीवी की ज़रूरियात है, इन तमाम चीज़ों को किस तरह मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में एक आम आदमी की सैलरी 50,000 रुपये, अगर आपने पे स्केल 1 की बात की है ना, तो 50,000 रुपये मिनिमम होनी चाहिए, फिर जाके आप कह सकते हैं कि एक आम आदमी, गरीब आदमी घर का गुजारा कर सकता है। 50,000 रुपये से कम तो गुजारा हो ही नहीं सकता। सही कह रहे थे बराज साहब कि बिजली का बिल वाकई इस दफ़ा इतने ज़्यादा हो गए हैं कि एक आम आदमी की सकत से बाहर हो गए हैं। और अगर राशन की बात करें तो ये भी हकीकत है, इसमें भी कोई दोगली बात नहीं है कि यार आपने राशन की जो कीमत है वो भी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी। आटे की बात करें, घी की बात कर लें, दूध की बात कर लें, तो वो तमाम के तमाम रेट्स तो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि लोगों की जो कुव्वत ख़रीद है उससे बाहर हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ये कहें कि ये सारा किया धरा इस हुकूमत का है,
तो सारा किया जा रहा है इस हुकूमत का नहीं, कुछ माजी के लोगों का भी है। कुछ देखें, चीनी अगर ये बात कर रहे थे तो 6 रुपए है, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि नून लीग के दौर में भी एक वक्त में 100 रुपए चीनी हुई थी। लेकिन तो फिर वो कम क्या हो था, गई थी। माफिया कौन था? आज मिलें देख लें किन की हैं, आज चौधरियों की मिलें हैं, आज मियाँ बरादरान की मिलें हैं, आज जरदारी साहब की मिलें हैं, आज पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर जो मेन रहनुमा बैठे हैं उनकी मिलें हैं। बिल्कुल तो ऐसे। अगर ये सारे पॉलिटिशियन जो एक ग्रुप है 100-200 लोगों का, इन्होंने पाकिस्तान को कैप्चर किया है। इब्राज बार साहब तो चले एक वर्कर हैं, लेकिन इन्होंने कभी अपने ऊपर के लोगों को देखा है? कभी अपने ऊपर के लोगों के ऊपर उंगली उठाई है? क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर ने कभी अपने ऊपर के लोगों के ऊपर उंगली उठाई है? उंगली उठाओ। हम जैसे लोग अगर बात करते हैं ना, तो ये कहते हैं ये बायस्ड बात कर रहे हैं, ये जेन्युइन बात कर ही नहीं रहे। आज इब्राज भाट साहब को साइड पे बिठा के पूछ लेना, या चौधरी फिरोज को साइड पे बिठा के पूछ लें, यार तुम लोगों की पार्टियों में जो लोग हैं, क्या वो अवाम के साथ मुखलिस हैं? तो साइड पे बैठ के ये जरूर कहेंगे, नहीं यार हमें पता है ये सारे ऐसे ही हैं, लेकिन क्या करें, हमने अपनी जमात के साथ भी तो खड़े होना है ना, हमारी भी मजबूरी है। ये जो मजबूरी का लफ्ज है ना, इसने पाकिस्तान को तबाह किया है। ये इब्राज भाट साहब, मेरे जैसे, फिरोज साहब, इन सब जैसे लोगों ने इस मुल्क को तबाह किया है, और सिर्फ इसलिए कि यार साड़ी मजबूरी है। तो फिर अगर आपकी मजबूरी है ना, तो महंगाई को बर्दाश्त करें, ये भी आपकी मजबूरी है। ये भी ये समझ लें कि आपके ऊपर जो सियासतदान है ना, ये आपकी मजबूरी है, आपने बर्दाश्त करने हैं। अगर आप उसका जमीर जिंदा नहीं हो सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। जी इमरान साहब, आपका मौक़िफ़ आ गया। चौधरी फिरोज साहब, आप मेरे साथ मौजूद हैं लाइन पे? अच्छा चौधरी साहब, ये फरमाइएगा, ये जो चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से ये जो हुकूमत है, ये लीडर ऑफ द अपोजिशन की कोई उनसे मुशावरत नहीं करना चाह रही है और ना उन्हें इस चीज़ में शामिल करना चाह रही है, बल्कि उनको आउट करने की कोशिश कर रही है कि चेयरमैन नैब अपनी मर्जी का लगाया जाए, क्योंकि उनका मौक़िफ़ है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो हैं वो ख़ुद नैब को मतलूब हैं। तो जैसा कि सदर पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और लीडर ऑफ द अपोजिशन, इन तीन जो रहनुमा हैं, इनकी मुशावरत से ही चेयरमैन नैब की तकर्री हो सकती है, तो क्या आपको लगता है ये कोई नया ऑर्डिनेंस लेके आ रही है आपकी पार्टी? देखिए, का मौका अपोजिशन लीडर, जब से हमारी गवर्नमेंट बनी है तो 2-3 आई थिंक ये आवाज़ का प्रॉब्लम है, आप इब्राज भट्ट साहब से बात करें। जी भट्ट साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी मुझे आ रही है। अच्छा भट्ट साहब, ये फरमाइएगा, इसी सवाल का जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये जो चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से गवर्नमेंट जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुशावरत करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, और उनका ये कहना है कि ये खुद नैब को मतलूब हैं, तो इनसे क्या हम मुशावरत करें, यानी चोर से कहें कि अपने लिए जो है वो तफ्तीशी अफसर जो है वो खुद मुंतखब करेंगे किसने उसकी तफ्तीश करनी है। लेकिन जी अगर हम आइन में पाकिस्तान को देखें और बिजनेस ऑफ पाकिस्तान को देखें और जिस तरह असेंबली कानून साज असेंबलियाँ चलती हैं उसको देखें, तो उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन का बड़ा अहम किरदार होता है। अपॉइंटमेंट होती है जब नैब की चेयरमैन की, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन की, मुश्तरका फैसला होता है। और अगर आप एक बंदे को एलिमिनेट कर रहे हैं उसमें से और ये कह रहे हैं कि जी वो नैब को मतलूब है, नैब को मतलूब मुल्जिम जो होता है वो कभी भी गुनहगार उसकी निगाह से उसे देखा नहीं जाता। इनके नाम एक्यूज में आते हैं। एक्यूज का मतलब आता है कि ये मुल्जिम है, ये नहीं है कि ये मुजरिम है। अगर वो मुल्जिम है तो आप उसको कभी भी उसका हक उससे नहीं ले सकते। ये तो प्री अरेस्ट बेल की, ये तो हमारे कानून के अंदर जो है वो है कि प्री अरेस्ट बेल हो सकती है और आप उसको कंटेस्ट करते हैं, तो अंडर ट्रायल है, उन पे एक भी कन्विक्शन नहीं है शहबाज शरीफ साहब पे। ठीक है, कन्विक्शन जब तक आप पे नहीं आती तब तक आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि भैया जहाँ तक तफ्तीशी अफसर जो है वो ये लोग जो कह रहे हैं तफ्तीशी अफसर हम चेंज कर लें तो ये कर लें। तफ्तीशी अफसर की जहाँ तक बात है, सरकार जो कानून आपको हक देता है एक मुजरिम को भी कि वो अपना अगर उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं लग रही तो वो अपनी तफ्तीशी अफसर चेंज कर सकता है। ये तो लीडर ऑफ द अपोजिशन की बात है जिसके पीछे एक पूरा जो है भट्ट साहब किसी थाने में, भट्ट साहब किसी थाने में किसी जगह पे कभी ऐसा नहीं देखा कि ये तफ्तीश करने वाला ऑफिसर जो है वो मुजरिम को पसंद ना हो और उसको वो चेंज करवा दे। मैंने तो कम से कम आज तक ऐसा नहीं देखा। जिस बंदे ने जिसकी तफ्तीश करनी है वो नहीं, मैं थोड़ा सा आपको खुल्लम खुल्ला ये जी मैं आपकी थोड़ी सी समझ गया हूँ आप दोनों की बात को। मैं थोड़ा आपकी जो बात आपने की है कि जब तक आपके ऊपर इल्ज़ाम साबित ना हो जाए और जब तक आप मुजरिम ना करार दिए जाएं, आपकी हैसियत आम शहरी जैसी रहती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल ठीक है, अच्छा चलो ठीक है। मुझे एक बात बताया, आपने आइन की बात की कि ऑपोजिशन जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है उसी से मुशावरत की जाती है, आइन में ये लिखा है। तो आप ये भी बता दें कि
दुनिया की आपने मिसाल दी कि जो है दुनिया की मिसालें दे रहे थे कि इस तरह से सेटअप होता है। दुनिया में तो लोगों पे सिर्फ इल्ज़ाम लग जाए ना, एक इल्ज़ाम लग जाए कि आपके ऊपर ये इल्ज़ाम है, तो वज़रा रिजाइन दे इस्तीफा देते हैं, देकर वो घर इस्तीफा चले दे जाते देते हैं, घर हैं। चले यहाँ जाते हैं। पर तो नैब के अंदर आपके केसेस हैं, चाहे वो झूठे हैं चाहे वो सच्चे हैं। आप कहें कि यार मुझे ऑपोजिशन लीडर तो बनना है, लेकिन मैं दस्तबरदार होता हूं, मैं अपनी जगह पर एक ऐसा बंदा नॉमिनेट कर देता हूं जो उतनी ही हैसियत रखता है, या फिर आप उतनी देर के लिए ऑपोजिशन लीडर ना रहें, किसी अपनी पार्टी के ऐसे बंदे को जिसके ऊपर आपको पूरा भरोसा, जैसे आपको शाहिद खान अब्बासी के ऊपर भरोसा था, आपने वजीर आज़म बनाया, आप शाहिद खान अब्बासी को अपोजिशन लीडर बना दें, या आप किसी ख्वाजा साद रफीक को बना दें, उन्हें कह जी आप जाके मीटिंग कर लें, आपकी मुशावरत के साथ ये बात हो सकती है। मैं वैसे ही एक अखलाकी तौर पर पूछ रहा हूँ, आपके मोहल्ले में अगर कोई फड्डा हो जाए तो आपका जो मुखालिफ जिसके खिलाफ आपने पर्चा दर्ज करवाया हुआ है और आप ही की सुलह में आकर वो किसी ऐसे मामले में बैठ जाए, तो क्या आप मान लेंगे? देखिए ये एक हो गई एक जगह पे असेंबली आपकी खड़ी है जो कि कानून मैं तो निचले, मैं तो असूल तो असेंबली, हम देखिए असूल आम आदमी से बढ़कर असेंबली नहीं है। असेंबली में हम बनाते हैं असेंबली को, आप बनाते हैं असेंबली को, हम बनाते हैं ना। पाकिस्तान में सबसे मुकद्दस आइन है और आइन है, लेकिन उससे मुकद्दस आम आदमी होगा तो असेंबली बनेगी ना। चीजें दुरुस्त नहीं करेंगे सरकार। इब्राज साहब, आम आदमी होगा तो असेंबली में कोई इलेक्ट होकर जाएगा। असेंबली किसके लिए काम करती है? मैं मुकद्दम नहीं मानता असेंबली को। वजह से मेरे ऊपर किसी ने इलेक्शन, मेरे से बढ़कर अगर असेंबली है ना, तो मुझे ऐसी असेंबली मंजूर नहीं है। अगर मेरे हकूक पामाल हो रहे हैं ना, सबसे पहले इंसानी हकूक है, उसके बाद असेंबली है। कर रहा हूँ मैं हकूक की। अगर आप अपने हकूक बमाल नहीं होना देना चाहते तो पहले आप अपने हकूकों को जाने। जैसे कि आपने अभी वो पुलिस की एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा था उसकी बात की, तो आप अपने आप शख्सियत को जब चाहे चेंज करवा सकते हैं कानूनी तौर पे। ये आप लोगों को नहीं पता, आपके एजुकेशन की कमी है। हमें इन चीजों की मुझे तो पता है, मुझे पता, आम आदमी हमको कभी, हमारे अलावा आम आदमी को हमने कभी समझ आनी नहीं थी कानून की। सर आप जरिए हैं आम आदमी तक बात। मैं कह रहा हूँ जो इमरान साहब भट्ट साहब को कंप्लीट करने दें। जी भट्ट साहब फरमाइएगा, टाइम कम है हमारे पास। जी सर, मैं यही फरमा रहा था कि भाईजान ये जो है एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को आप बाईपास नहीं कर सकते। उसके लिए आपको या तो रिपील करना पड़ेगा कानून, ठीक है, जो है ऑर्डिनेंस पास करवानी पड़ेगी। नहीं अगर कोई सदारती भट्ट साहब, अगर कोई सदारती ऑर्डिनेंस आ जाता है इस हवाले से, चेयरमैन नैब के हवाले से, तो क्या आपकी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेगी? सर हमें तो पता नहीं क्या क्या आप एक्सेप्ट करना पड़ गया। अब ये देखें ना कि आप कोई कानून निकला है, तो इस्लाम कबूल करना भी चाहता है तो सदारत का हुक्म लेके आना पड़ेगा। इस तरह के तो ये मतलब कर रहे हैं हरकतें, तो वो अब हम इस पे क्या बात कर सकते हैं? डेफिनेटली इस पे हम एहतजाज तो जरूर करेंगे और होना भी चाहिए। ये तो बिल्कुल मतलब अनएक्सेप्टेबल बात है। जी ठीक हो गया। चौर साहब आप फरमाइएगा, ये चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से क्यों आपकी पार्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत नहीं करना चाह रही? क्या आप अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लीडर ऑफ द अपोजिशन चेंज कर देते हैं, किसी और कोई सीट पे ले आते हैं, तो क्या उसके बाद आपकी पार्टी जो है उनसे मुशावरत करेगी? जी बिल्कुल, हम मुशावरत करेंगे अपोजिशन लीडर से, लेकिन हम उस अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे जो बिल्कुल साफ होगा, जिसपे कोई एलिगेशन नहीं होगा, करप्शन, बदयांती, नाइंसाफी, कोई उस पर इल्जाम ना होगा। फिर हम उनसे मुशावरत करने को तैयार हैं। अब जो मौजूदा हमारे अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब हैं, उनसे हम क्या मुशावरत करेंगे? अब वो नैब को खुद मजबूर है, तो उन्होंने तो यही कहना कि मेरी मर्जी का बंदा लेके नैब चेयरमैन लेके आए जो मुझे रिलीज दे, जो मुझे एनआर होती। तो ऐसा तो नहीं हो सकता जनाब, आपको मैं बिल्कुल वाज़ेह कर दूं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। इनको कोई एनआर जी बिल्कुल बिल्कुल चौधरी साहब आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। नाजरीन ये मौक़िफ़ भी किसी हद तक बिल्कुल ठीक नज़र आता है, ये मौक़िफ़ भी किसी हद तक ठीक नज़र आता है कि अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन को चेंज कर दिया जाए तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन से मुशावरत करेगी चेयरमैन नैब की तकर्री के हवाले से। नाज़रीन प्रोग्राम आपने देखा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।